नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का जीएस स्टडी में स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल पर पिछले 6 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। उसका कारण है मेरी तबीयत में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। अभी भी आप मेरा आवाज़ देख सकते हैं, थोड़ी बिगड़ी लग रही है। आवाज़ तो पहले से ही मोटा है और भी मोटा हो गया है। सर्दी जुकाम और बुखार से मैं पीड़ित था, इसलिए वीडियो लेट अपलोड हुआ। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास से पार्ट 1 से क्लास 5 लेने वाले हैं आज। और इस क्लास पार्ट 1 से मैक्सिमम और 2 क्लास लगेंगी। उसके बाद से ये पार्ट 1 मध्यकालीन भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम वीडियो अपलोड करेंगे, ये आज से ठीक 2 दिन बाद आपको फिर से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। उसके बाद से इस चैनल पर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 एडी में दोआब के क्षेत्रों में 5% से 10% कर में वृद्धि कर दिया, परंतु 2 सहित 1/2 वर्षों के अकाल के फलस्वरूप अव्यवस्था फैल गई। ये मोहम्मद बिन तुगलक के ये सारे कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं, ये उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये आप पार्ट इसका क्लास 4 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये क्लास 5 है। शुरू से आप पार्ट 1 से क्लास 1 देखेंगे तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा, और अन्यथा नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान को जब इस बात का पता चला, सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक को जब यह बात पता चला तो उसने दीवाने को ही, इसका अर्थ होता है कृषि विभाग, की स्थापना की, और इस विभाग के द्वारा लोगों को ऋण दिया जाने लगा। लेकिन उस विभाग के मंत्री अपने लोगों को देने लगे तो किसान ने इसका विद्रोह किया, तब सुल्तान ने इसे बंद कर दिया। अब सुल्तान ने दीवाने को ही यानी कृषि विभाग की एक संस्था बनाया कि इससे लोगों को जो अकाल पड़ा है तो कृषि लोगों को लोन दिया जाएगा, यानी कर दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। तो ये लोग जो उसमें रहते थे तो किसी अपने जान पहचान के लोगों को ही ऋण देते थे। तो ये बात किसानों में फैली तो ये लोग इसका विरोध किए, तो सुल्तान ने इस व्यवस्था को ही बंद कर दिया। अब देखिए उसने राजधानी परिवर्तन किया। आइए उसके बारे में जानते हैं। दूसरा है राजधानी परिवर्तन। सुल्तान ने देवगिरी के नाम बदलकर दौलताबाद रखा था तथा अपनी राजधानी दिल्ली में हस्तांतरित कर दौलताबाद बनाया। उसके फलस्वरूप काफ़ी धन का अव्यय हुआ तथा यह भी योजना सफल न हो सका। तीसरा इसकी योजनाएं हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329 से 30 ईस्वी में विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो जाने पर तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। बर्नी के अनुसार सांकेतिक मुद्रा तांबे की तथा इसामी के अनुसार यह पीतल धातु का बना था, किंतु इन सिक्कों को सामान्य घर में भी बनाया जाने लगा, जिससे साम्राज्य में असली और नकली सिक्के की अव्यवस्था फैल गई, जिसे सुल्तान ने इसे भी बंद कर दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले 1260 से 64 ईस्वी में चीन में कुबलई ने कागज की मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जो सफल भी हुआ था। नेक्स्ट है 1239 ईस्वी में ईरान के हैवात खान ने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जो कि सफल नहीं हुआ था। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक का चौथा है, ये कराची अभियान। इसके प्रमुख कार्य थे, इसकी योजनाएं थी। कराची अभियान, यह स्थान हिमाचल प्रदेश के कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित था, जहां से पहाड़ी दिल्ली आकर लूटपाट करते थे। इन्हें पराजित करने के लिए सुल्तान ने सैनिकों को भेजा, जो कि वहां बर्फबारी के कारण मर गए। इस प्रकार यह भी योजना असफल रही। इतिहासकार हेनरी एलियट और एल्फिस्टन
के अनुसार तुगलक सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़ था। नगरकोट की विजय 1337 ईस्वी में सुल्तान ने नगरकोट पंजाब के कंडला जिले में नगरकोट के किले में आक्रमण करके जीत हासिल की और हिंदू शासक को वह किला सौंप दिया। इस योजना में वह सफल रहा। अब आइए इब्न बतूता के बारे में हम जानते हैं। 1333 AD इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने किताबुल रेहला सफ़रनामा नामक ग्रंथ को अरबी में लिखा। वह हरिहर प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। लगभग 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भेज दिया था। नेक्स्ट बिंदु है गुजरात के शासक तागी को समाप्त करने तथा सिंध के विद्रोह को दबाने के लिए जब तुगलक सिंध जा रहा था तभी रास्ते में सुल्तान बीमार हो गया और थ से थर्मस वाला ठा सिंध नामक स्थान पर 20 मार्च 1391 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। बंदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक मरा ठट्ठा सिंध नामक स्थान पर 20 मार्च 1391 में उसकी जब मृत्यु हो गई तुगलक का, तो बंदायूनी ने अपने भाषा में यह प्रयोग किया था और लिखा था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच के सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह का प्रथम राज्याभिषेक 22 मार्च 1351 ईस्वी में हुआ और ठट्ठा के यह नज़दीक ही पड़ता है, उसी के पास हुआ था इसका राज्याभिषेक। द्वितीय राज्याभिषेक अगस्त 1351 ईस्वी दिल्ली में हुआ था और फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता मलिक रजब गियासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था और इसकी माता बीबी जैला यह राजपूत राजा रनमल की पुत्री थी। उपाधि सैयद उस सलातीन खलीफा का नाइब यह इसकी उपाधि थी। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने जलालुद्दीन बुखारी के कहने पर 24 प्रकार के करों को समाप्त किया। औरंगजेब ने 80 और शिवाजी ने 40 करों को समाप्त किया था। फिरोज शाह ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए। वो 4 कर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है खराज कर, यह गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। यह एक भू राजस्व कर था जो 1/3 से 1/5 भाग तक लगाया जाता था। खम्स ये एक प्रकार का क्या है? कर। युद्ध में लूटे धन का 1/5 भाग बाकी 4/5 भाग सैनिकों को प्रदान करता था। जजिया कर के बारे में जानते हैं। यह गैर मुसलमानों से वसूला जाता था जो 1376 ईस्वी में फिरोज शाह ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर लगाया था। ये इम्पॉर्टेंट है, जजिया को आप ये पढ़ लीजिए। ये पूछ सकता है कि पहली बार ब्राह्मणों पर कौन लगाया था कर? फिरोज शाह ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर यह कर जजिया कर लगाया था। अब आइए ज़कात। मुसलमानों से 2.5% कर लिया जाता था। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया जिसमें 2 प्रमुख थी। उलुगु खानी नहर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर 150 मील लंबी यह नहर यमुना नदी से हिसार तक जाती थी। रजबाही नहर पिता के नाम पर 96 मील पिता के नाम पर मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का नाम था। 96 मील लंबी यह नहर सतलज से घग्गर तक जाती थी। करों के आय एवं व्यय का लेखा जोखा हेतु फिरोज शाह तुगलक ने हिसामुद्दीन को नियुक्त किया। हिसामुद्दीन के अनुसार प्रतिवर्ष 6 करोड़ 85 लाख टका की आय होती थी। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास 1200 बागों को लगाया था। इन बागों से उसे प्रतिवर्ष 28
1,80,000 टका की आय प्राप्त करता था। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा या उलेमा को अपनी प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और ये मोहम्मद तुगलक का ये कार्य है, मोहम्मद बिन तुगलक का ये कार्य है दीवाने खैरात। पहला उसका कार्य है दीवाने खैरात। यह विभाग की स्थापना फिरोज शाह ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए किया। दीवाने बंदगान दास विभाग, इस विभाग द्वारा दासों के रख रखाव, वेतन आदि की जिम्मेदारी होती थी। फिरोज शाह के शासन में सबसे ज़्यादा 1,80,000 दासों की संख्या हो गई थी। हार उल सफ़ा दीवान ए बंदगान यानी दास विभाग, इस विभाग द्वारा दासों के रख रखाव, वेतन आदि जिम्मेदारी होती थी। फिरोज शाह के शासन में सबसे ज़्यादा 1,80,000 दासों की संख्या हो गई थी। हार उल सफ़ा या शिफा खाना या खैराती अस्पताल, इस अस्पताल द्वारा सभी लोगों को निःशुल्क दवाएं दी जाती थी। अब आइए बेरोजगार कार्यालय और निकाह खाना। बेरोजगारों के रोजगार देने हेतु रोजगार विभाग हेतु गरीब मुस्लिम लड़की की शादी हेतु निकाह खाना की स्थापना की गई, जिसके द्वारा राज्य खर्च पर उनका विवाह करवाया जाता था। हज यात्रा, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य के खर्चे पर मुसलमानों को हज यात्रा की सुविधा प्रदान करवाया। आगे है इसका लोक निर्माण विभाग। इस विभाग द्वारा 300 नगरों की स्थापना की गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जैसे फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि। फिरोजाबाद नगर में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था, उसने अपनी राजधानी बनाया। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर की नींव अपने भाई जौना खां की स्मृति में 1395 ईस्वी में डाला था। जौनपुर को पूरब का सिराज या हिंद सिराज कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक द्वारा स्थापित दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेखों को फिरोजाबाद में लाकर स्थापित करवाया। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल, पूर्व सुल्तानों के मकबरे तथा महलों आदि का पुनर्निर्माण करवाया हुआ कार्य हुआ था। अनुवाद विभाग, इस विभाग के अंतर्गत उसने ज्वाला देवी के मंदिर से 1,000 संस्कृत के ग्रंथों को दिल्ली मंगवाकर अनुवाद विभाग द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में था। अब आइए अभी आपने ये सब जितना पढ़ा ये सब उसके कार्य हैं, फिरोज शाह तुगलक के ही हैं सब। ये उसके कर और उसके कार्य सब फिरोज शाह तुगलक के हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के सिक्के। फिरोज शाह तुगलक ने संसगनी नामक सिक्का प्रचलित करवाया था। यह चांदी और तांबे के बने होते थे। तुगलक की आत्मकथा फुतेहात ए फिरोज शाही, फारसी में यह पहला सुल्तान था जो आत्मकथा अपनी खुद लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था, स्वयं लिखा था। इसके प्रमुख इतिहासकार कौन थे ये जानते हैं। पहला है जियाउद्दीन बर्नी था। इनकी रचना तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहादारी, ये दोनों इनकी दोनों भाषा फारसी थी। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई थी। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हर वर्ष सर्व कर सिंचाई कर लगाया, जो पैदावार के 1/10 भाग होता था। 1394 से 1412 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद शाह फिरोज शाह तुगलक के तीसरे बेटे शाहजादा मोहम्मद नसरुद्दीन महमूद शाह का छोटा पुत्र था, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। नसरुद्दीन महमूद शाह का वजीर मलिक सरवर था। सुल्तान ने इसे मलिक उस शर्क पूर्वाधिपति की उपाधि दी थी। सुल्तान महमूद के समय मध्य एशिया से आकर तैमूर 1398 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तैमूर का सहयोग खिज्र खां ने किया। इस बदले में तैमूर ने खिज्र खां को दीपालपुर और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था।
1412 में नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात तुर्की सरदारों ने सर्वसम्मति से अफ़गान दौलत खां लोदी को मारकर स्वयं दिल्ली पर कब्जा कर नवीन राजवंश सैयद वंश की नींव डाली। अब ये तुगलक वंश कितना है जानते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह ही था, 1395 से 1412 ईस्वी तक। ये जितने भी हैं लिखवाए, ये तुगलक वंश का क्रम है। पहला था गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, अबू बाकर, नसरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद शाह जो 9 नंबर पर है, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। मित्रों, तो अब मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि कल वीडियो अपलोड हो जाए। अगर कल नहीं हो तो परसों वीडियो अपलोड ज़रूर होगा। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।